नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 2-3 दिनों से हमारे चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है क्योंकि मैं आउटसाइड हूँ और अभी इस दौरान मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस पेपर ही सॉल्व करवाऊँगा। हिस्ट्री और उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की वीडियोस सोमवार से मैं अपलोड करना शुरू करूँगा। आज इसी क्रम में मैं एसीएफ का पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, एसीएफ परीक्षा का अभी हाल में ही मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया था वहाँ पर औपबंधिक रूप से इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। तो आज हम एसीएफ के पेपर को एनालाइज करेंगे। इसके प्री पेपर को 2019 में यह पेपर आयोजित हुआ था और काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है आगामी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पेपर है एसीएफ का सहायक वन संरक्षक का प्री परीक्षा का पेपर है। इसमें कुल मिला के 150 प्रश्न है, लेकिन हमारा फोकस केवल 100 प्रश्नों पर रहेगा जो कि जीके और जीएस के हैं। बाकी के 50 नंबर के क्वेश्चन हैं वो रीजनिंग के हैं, उनको अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो आज इस पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए जो कि पॉलिटी से है। निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एसीएफ का पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर है, तो इस पेपर को सॉल्व करने में आपको काफ़ी मजा आएगा। देखिए, विधि के समक्ष समानता, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको बताना है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं, विदेशियों को नहीं है। तो विधि के समक्ष समानता देखिए भारतीयों को भी है, विदेशियों को भी है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय विदेशी दोनों को है। इसी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का, लेकिन वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। भारत में रहने वाले विदेशियों को ये उपलब्ध नहीं है, इनको ये अधिकार नहीं है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने पर वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत है। रुपए कितने रुपए तक वो दंड कर सकता है? देखिए, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के बारे में पहले आप जान लीजिए। 4 फरवरी 2011 से यह अधिनियम उत्तराखंड में लागू किया गया। सेवा का अधिकार का मतलब ये होता है दोस्तों कि इस अधिकार के अंतर्गत आम जनता को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो सार्वजनिक सेवाओं को समयावधि के अंतर्गत पाले। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको तय समय सीमा के अंतर्गत अपने काम का निपटारा करना होता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी अधिकारी है संबंधित क्षेत्र का, चाहे वो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका आवास से रिलेटेड हो। ठीक है, तो उन अधिकारियों को तय समय सीमा के अंतर्गत काम का निपटारा करना होता है। जैसे कि आपको पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड कोई काम है या फिर आपको भवन निर्माण से कोई संबंधित काम है, तो उस काम की एक तय समय अवधि होती है। उस समय अवधि के अंतर्गत अगर वो प्राधिकारी काम नहीं कर पाता है तो उसको जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो इस समयावधि के अंतर्गत अगर सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो अधिकारियों को क्या है, दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011। सबसे पहले इसको मध्य प्रदेश ने लागू किया था 2010 में। ठीक है, और उसके बाद फिर उत्तराखंड में भी ये लागू हो गया। ठीक है, 4 फरवरी 2011 से चल रहा है। तो इसमें भी आपका क्या है कि दंड का प्रावधान है कि अगर आप एप्लीकेशन देते हो और अगर आपके काम तय समय सीमा के अंतर्गत नहीं होता है तो इसमें क्या होती है, अपील होती है। जैसे कि सूचना के अधिकार में अपीलीय अधिकारी होते हैं, वैसे इसमें भी क्या होते हैं, अपीलीय अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो चिन्हित अधिकारी है उस पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी कितना दंड आरोपित कर सकता है। तो अगर आप प्राथमिक अधिकारी पर काम देते हैं या उसे करवाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करता है, तो जब आप द्वितीय अपील करेंगे तो वो उस पर दंड आरोपित कर सकता है। वो कितना कर सकता है, 500 रुपये से 5000 रुपये तक का दंड आरोपित कर सकता है। तो इतने के लिए वो क्या है, प्राधिकृत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद बनी है, भारतीय संसद किससे बनी है? ठीक है, आपको सामने 4 ऑप्शन है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसी से ही भारतीय संसद बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष या फिर आप इनको प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद। तो इसका राइट आंसर है
डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है, तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद थे वो संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे। हालांकि बाद में जो स्थायी अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को उस समय पर संविधान सभा के स्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे और अस्थायी सभापति कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है, इसमें कभी कभार ये भी आ जाता है कि उस समय पे उपाध्यक्ष कौन थे, तो उस समय पे उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। कभी ये भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और जो स्थायी उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है? किसको पदच्युत नहीं किया जा सकता है? राज्य वित्त आयोग के सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति या फिर एडवोकेट जनरल। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं वो राज्यपाल के द्वारा पदच्युत नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो दोस्तों नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बाकी एडवोकेट जनरल, राज्य वित्त आयोग के सदस्य, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति तो स्वयं राज्यपाल ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है तो इनको पदच्युत भी किया जा सकता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा या फिर राज्य विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर है राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद को आप क्या कर सकते हैं? भंग नहीं कर सकते, लेकिन समाप्त कर सकते हैं। अभी राज्य विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं दोस्तों। कौन कौन है इसमें? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। ठीक है, अब इसको समाप्त करने में, जैसे पहले पश्चिम बंगाल में विधान परिषद हुआ करती थी। ठीक है, 1969 में विधान परिषद यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन अभी हाल में ही इन्होंने इसकी दोबारा से स्थापना करने के लिए विधेयक निकाला है। ठीक है, तो अभी हाल का ही ये प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने ना विधान परिषद की स्थापना करने का दोबारा से निर्णय लिया। हालांकि 1969 में इन्होंने क्या कर दिया था? इसको समाप्त कर दिया था। और वैसे आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश क्या कर रहे हैं? इन्होंने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, तो इसके लिए भारत की संसद के द्वारा इस प्रस्ताव को जब मंजूरी दी जाएगी तो फिर अपने आप ही क्या हो जाएगा? विधान परिषद समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे करके दोस्तों अभी तो फिलहाल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी। कब भारत की आकस्मिक निधि स्थापित करी गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1950 यानी 1950 में दोस्तों भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी। संविधान का एक अनुच्छेद है 267 में दोस्तों एक उल्लेख किया गया है कि संसद एक निधि को स्थापित कर सकती है। ठीक है, और इसी निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसी निधि है कि जिसमें संसद के द्वारा कानूनों को पारित करके समय समय पर धन जमा किया जाता है। और ये जो निधि है दोस्तों ये राष्ट्रपति के अधीन में होती है, मतलब कि उसके नियंत्रण में ये काम करती है। ठीक है, और जब देश को आकस्मिक जरूरत होती है तो उसके लिए राष्ट्रपति द्वारा इस निधि से सरकार को धन उपलब्ध कराया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? आकस्मिक निधि। तो ये सब प्रश्न इससे रिलेटेड हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया? तो भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम सभी जानते हैं। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन है। 2002 में संविधान संशोधन किया गया था और उसके बाद ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किसको 2019 में भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से किसको 2019 में भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ था? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर भूपेन हजारिका। तो 2019 में दोस्तों 3 लोगों को भारत रत्न प्राप्त हुआ था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ठीक है, जिसमें कि नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत दिया गया था पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी को 2019 में नहीं 2015 में इनको भारत रत्न
दिया गया था। ठीक है, 2015 में इनको दिया गया था, ये चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, 2015 में इनको और मदन मोहन मालवीय इनको दिया गया था। मदन मोहन मालवीय को तो मरणोपरांत दिया गया, ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी को भी इसी समय पर भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा आपातकाल में कम या निलंबित नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि आपातकाल में कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता है। भाषण का अधिकार, देश में आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संगठित होने का अधिकार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों जीवन का अधिकार। अगर आपातकाल आ भी जाता है, आपातकाल में आपके कई से मूल अधिकारों को कम निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें जो जीवन का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है ना, वो जिसको कि आपके कौन से आर्टिकल में 19 में उल्लिखित किया गया ना, तो ये आपका क्या नहीं हो सकता, निलंबित नहीं हो सकता। काफी अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं 44वां संविधान संशोधन है 1978 का। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 98 का। तो इस अधिनियम का में जो 359 अनुच्छेद है, ठीक है, उसके अधीन राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि जो अनुच्छेद 21 द्वारा, ठीक है, मैंने यहाँ पर गलती से 19 बोल दिया था, तो अनुच्छेद 21 द्वारा जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार है उसको निलंबित करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को इसके अंतर्गत निलंबित करने का अधिकार नहीं होगा, यानी कि आप भविष्य में कभी भी अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं कर सकते। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते। अनुच्छेद क्या है, 21 है। ठीक है, मैंने 19 बोल दिया था गलती से, अनुच्छेद क्या है, 21। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, भारत निम्न में से किसको भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो काफी सिंपल प्रश्न है और रिपीट भी हो गया है, एनके सिंह को। ठीक है, तो अब देखिए आजकल की परीक्षा में भी कितने बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2019 तक यूरोजोन में कितने देश सम्मिलित हुए हैं। आपसे पूछ रहा है कि जनवरी 2019 तक कितने यूरोजोन में देश सम्मिलित हुए हैं। यूरोजोन का देश का मतलब जिनकी मुद्रा क्या होती है, यूरो होती है। ठीक है, जिन देशों की मुद्रा क्या है, यूरो है, उसको क्या बोला जाता है, यूरोजोन देश बोला जाता है। ठीक है, तो अभी यूरोपीय संघ में कितने देश हैं दोस्तों, 28। तो 28 में से 19 देश क्या है, यूरोजोन में, यानी कि जिन देशों की आधिकारिक मुद्रा क्या है, यूरो है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या है, 19। अभी भी मतलब 19 ही है। ठीक, तो जनवरी 2019 का प्रश्न है। अभी बात करें 2021 की, तो 2021 में भी अभी कितने देश सम्मिलित हैं, 19 देश यूरोजोन के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिनकी आधिकारिक मुद्रा क्या है, यूरो है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने समुद्र के नीचे अंतर महाद्वीपीय रेल प्रारंभ की है। फ्रांस ने, तुर्की ने, रूस ने या फिर यूके ने। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इस समय का करंट अफेयर्स है, तो तुर्की के द्वारा दोस्तों ये रेल सेवा स्टार्ट की गई थी। ठीक है ना, तुर्की ने जो इस्तांबुल है उसमें एशियाई और यूरोपीय हिस्सों को जोड़ते हुए इस रेल मार्ग की शुरुआत की थी। ठीक है, तो अराउंड 13.6 किलोमीटर लंबी है ये और सुरंग, ठीक है, और 60 मीटर ही गहरी है। तो यहीं पर ही इसको प्रस्ताव को शुरू किया गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किसी भी विश्व कप में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसका भी राइट आंसर है क्रिस गेल। क्रिस गेल ने T20 वर्ल्ड कप में 200 रन बनाए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में, मतलब T20 मैंने गलत बोल दिया, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप था 2019 वाला, तो वहाँ पर क्रिस गेल ने 215 रन बनाए थे। ठीक है, 215 रन बनाए इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो ये किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक बनाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 2019 में भारत के जिम्नास्टिक संघ के अध्यक्ष हैं। देखिए ये तो प्रश्न उस समय का है, उस समय पर तो थे सुधाकर शेट्टी, लेकिन मैं दोस्तों आज की बात करूं तो आज के समय पर हैं सुधीर मित्तल। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, सुधीर मित्तल जिम्नास्टिक संघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अभी हाल में चर्चा में भी रहा था, खेल मंत्रालय के द्वारा क्या था कि पहले भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ की मान्यता को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 10 साल बाद इसको मान्यता दोबारा से दी गई है। ठीक है, और 31 दिसंबर 2021 तक फिलहाल अभी मान्यता दी गई है। ठीक है, और कौन है इसके अध्यक्ष, सुधीर मित्तल अभी फिलहाल इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता कौन था। नेरी
टाना, ईगन बेरनाल, एंड्रिया सेपी या फिर एंडी मरे? तो इसका राइट आंसर है ईगन बेरनाल। देखिए उस समय पर तो ईगन बेरनाल जीते थे। अब 2021 आ गया तो 2021 के टूर डी फ्रांस का विजेता कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ये हैं, आप नाम नोट डाउन कर लीजिए, तदेज पोगसर। तदेज पोगसर, ठीक है। ये अभी के विजेता हैं। कहाँ के हैं ये? यूएई के, यूएई अमीरात के, ठीक है। तो ये अभी टूर डी फ्रांस 2021 के विजेता हैं। टूर डी फ्रांस क्या है दोस्तों? एक साइकिल जो साइकिल रेस होती है उससे रिलेटेड है, ठीक है। निम्न में से पुरुष सिंगल विंबलडन 2019 के विजेता कौन है? तो उस समय थे नोवाक जोकोविच, और अभी 2021 वाला भी हो गया है विंबलडन, और इसके विजेता भी कौन है दोस्तों? नोवाक जोकोविच ही है। नोवाक जोकोविच का 20वां ग्रैंड स्लैम था, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो विंबलडन के विजेता भी कौन है? वो भी नोवाक जोकोविच ही है 2021 के, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब से आरोपित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1679 से, ठीक है। 1679 से औरंगजेब ने जजिया जो कर है वो दोबारा से आरोपित कर दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कोलम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 425, 650, 825 या फिर 1200? तो इसका राइट आंसर है 825 ईस्वी से कोलम संवत शुरू हुआ था। दोस्तों 825 ईस्वी सन में कोलम संवत आरंभ हुआ था। ये कहाँ का कोलम संवत है? केरल में, ठीक है। तो कोलम संवत है वो केरल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो केरल का कोलम संवत के नाम से भी ये जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी जाना जाता है। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया है। तो राजकोष का शीर्ष अधिकारी क्या माना जाता था? सन्निधाता। सन्निधाता को ही राजकोष का शीर्ष अधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में माना जाता है, ठीक है। अब जो अर्थशास्त्र है, जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई बुक है, उसमें विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख मिलता है, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो वहाँ पर इसका वर्णन किया गया, सन्निधाता, समाहर्ता, इन सभी का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो सन्निधाता वहाँ पर राजकोष का शीर्ष अधिकारी हुआ करता था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का प्राचीनतम मंदिर है? ग्वालियर का तेली मंदिर, सांची का मंदिर संख्या 17, जयपुर का विराट या फिर तक्षशिला का जदियाल? तो इसका राइट आंसर है जयपुर का बैराट। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? जर्मनी से, सिंगापुर से, जापान से या फिर म्यांमार से? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर से ही नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को, ठीक है, 5 जुलाई 1943 को ही सिंगापुर के टाउन हॉल से ही दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा, ठीक। प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? ये भी हमने अभी आपको हिस्ट्री की हमारी सीरीज़ अभी स्टार्ट ही हुई है, लेकिन काफ़ी सारे प्रश्न देखिए हमारी सीरीज से आ रहे हैं एक के बाद एक। तो शक, यवन, ईरानी या फिर चीनी? तो किसने किया था सबसे पहले? ईरानियों ने आक्रमण किया था, ठीक है ना। दारा प्रथम की हमने बात करी थी, आपको बताया था। तो उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी थे ईरानी। अगला प्रश्न देखिए, 2019 में कितने लोगों को ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उस समय पर दोस्तों 6 लोगों को मिला था, और 2021 में भी 6 लोगों को ही ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा प्रश्न है। तो इसको वैसे दोस्तों गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार भी बोला जाता है। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ही ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहलाता है, ठीक है। तो अभी भी 6 लोगों को ही ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखिए, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? तो लाला लाजपत राय थे, इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप की उत्पत्ति के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? नाभि, अधिकेंद्र, उत्पत्ति बिंदु या फिर भूकंप बिंदु? इसका राइट आंसर है नाभि। तो जहाँ पर से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को नाभि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सुनामी निम्न में से किसका परिणाम है? भूकंप का, बवंडर का, तूफान का, हिमदाव का? तो इसका राइट आंसर है भूकंप का। सुनामी भूकंप के कारण ही पैदा होती है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चंपावत, रुद्रप्रयाग,
हरिद्वार, देहरादून, तो क्या राइट आंसर है इसका? हरिद्वार। हरिद्वार ही सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न देखिए, ओबरा बांध किस नदी पर बना है? सोन नदी पर, गोमती पर, रेहंद पर या फिर कोसी पर? ओबरा बांध दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? ये यूपी में है। ठीक है, यूपी में सोनभद्र जिले में एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है ओबरा, तो वहीं पर ओबरा बांध है और ओबरा बांध दोस्तों रिहंद नदी पर अवस्थित है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है, पहले हमने बताया था केरल इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैकमोहन रेखा किसके बीच में अवस्थित है? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, भारत और चीन के बीच में यह रेखा अवस्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? गंगा सिंधु मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र या फिर केरल तथा तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को धान का कटोरा बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। वैसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को ही धान का कटोरा बोला जाता है। तो इसमें अगर आपसे प्रश्न आएगा तो आगे से कि कौन से राज्य को बोला जाता है, तो छत्तीसगढ़ ही इसका राइट आंसर है। अदरवाइज कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भी धान का कटोरा बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल पे, कृष्णा पर, कावेरी पर, गोदावरी पर? तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस पर अवस्थित है? कावेरी पर ये अवस्थित है। कर्नाटक के मैसूर में ये शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मेलाकाइट खनिज क्या है? मेलाकाइट खनिज है लौह धातु का, कैल्शियम का, तांबे का या फिर मैग्नीशियम का? तो ये इसका राइट आंसर है तांबे का। ठीक है, मेलाकाइट क्या होता है दोस्तों? तांबे का एक खनिज होता है। ठीक, और जनरली ये क्या होता है कि जब कार्बोनेटेड पानी होता है ना, तो उसमें तांबे के खनिजों को मिलाया जाता है, तो आपस में ये क्रिया करते हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है, ये बनता है। तो मेलाकाइट हमेशा क्या होता है? अपारदर्शी होता है और हमेशा हरे कलर का होता है ये। ठीक, तो मेलाकाइट के बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेलाकाइट खनिज किसका है? तांबे का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम बोरेट? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट ये जो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक या पॉलीमर नहीं है? बहुलक दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं संश्लेषित। ठीक है, तो जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं वो कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बहुलक बोलते हैं। जैसे कि इसमें स्टार्च आता है, ठीक है, सेलुलोज, प्रोटीन, ठीक, इसके अलावा रबड़। तो यानी कि जो सिल्क, सेलुलोज, रबड़ ये प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, और ये वाला कैसा है? प्लास्टिक कैसा है? संश्लेषित बहुलक है, यानी कि जो कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित होकर प्राप्त किए जाते हैं, पॉलीथीन, नाइलॉन। ठीक, तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लास्टिक है वो आपका क्या है? एक संश्लेषित बहुलक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है वृक्क को, दांतों को, नेत्रों को, तंत्रिका तंत्र को? तो फ्लोराइड प्रदूषण दोस्तों वैसे देखा जाए तो दांतों को भी प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र दोनों को प्रभावित करता है। तो आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, बोनस मार्क्स के रूप में इसको दे दिया गया था। तो फ्लोराइड प्रदूषण दांतों और तंत्रिका तंत्र दोनों को ही प्रभावित करता है। ठीक है, विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए दैहिक आरएनए में, दैहिक डीएनए में, जनन द्रव्य आरएनए में या फिर जनन द्रव्य डीएनए में? तो इसका राइट आंसर है जनन द्रव्य डीएनए में। ठीक है, जनन द्रव्य डीएनए में उत्परिवर्तन होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है। तो इसका राइट आंसर है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है 1857 की क्रांति पर। पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था, पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन सा था? मकई, चावल, तंबाकू या फिर कपास? इसका राइट आंसर है तंबाकू। ठीक है, पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन सा था? तंबाकू था। पोलियो की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या फिर परजीवी? तो इसका राइट आंसर है विषाणु के कारण पोलियो होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दही में कौन सा बैक्टीरिया बहुतायत में होता है?
देखिए क्या है, साल्मोनेला स्पेसी, लैक्टोबैसिलस स्पेसी, ई कोलाई या फिर यह सभी। तो इसका राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस स्पेसी। ठीक, तो दही में कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होता है? लैक्टोबैसिलस। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बार बार ये आता रहता है। ठीक, ओजोन परत में छेद का गठन किस स्थान के ऊपर अधिकतम है? भारत, अफ्रीका, यूरोप या फिर अंटार्कटिका? तो इसका राइट आंसर है अंटार्कटिका। ओजोन परत के छेद का गठन सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका के ऊपर है। ठीक, निम्न में से कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, SO2 ये एक ऐसी गैस है दोस्तों जिसके कारण से अम्लीय वर्षा होती है और अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, जिससे कि ताजमहल को हानि पहुंच सकती है, उसके संगमरमर को हानि पहुंच सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का मुख्य कारण क्या है? वैश्विक तापीकरण, लवणीभवन, सुपोषण या फिर जैव आवर्धन? काफी अच्छा प्रश्न है। एक जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का मुख्य कारण क्या है? क्यों इतने शैवाल हो जाते हैं? इसका कारण है दोस्तों सुपोषण। ठीक है, जलीय पर्यावरण तंत्र में जो शैवाल प्रस्फुटन यानी इतने ज़्यादा शैवाल हो जाते हैं तो उसका कारण होता है सुपोषण, जिसके कारण शैवाल इतनी ज़्यादा में मात्रा में होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वायुमंडल की सतह पृथ्वी के निकटतम है? तो इसके बारे में भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या है इसका राइट आंसर? क्षोभ मंडल, जिसको कि क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो ये भी प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा इन्होंने अलग लिखा है, मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस का जब रिसाव हुआ था तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस समय पर। तो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश में एक शहर है भोपाल। इसमें 1984 को, दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी, जिसको कि भोपाल गैस कांड या फिर भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी काम करती थी। ठीक है ना, तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 15,000 से अधिक लोग की मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे लोग अपंग हो गए थे। ठीक है, उनमें शारीरिक अपंगता हो गई थी, अंधेपन का शिकार हुए थे। तो इसको भोपाल गैस कांड से नाम से जाना जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, इसका उपयोग वैसे कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी थी उस समय की। तो ये इस पर भी हमेशा प्रश्न आता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो इस बार इन्होंने थोड़ा सा अलग करके इसको मिथाइल आइसोसाइनाइट या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट, तो ऐसे करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? चार्ल्स एल्टन, आर्थर टांसले, यूजीन ओडम या फिर अर्नेस्ट हैकेल? तो इसका राइट आंसर है हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा ही इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन कहलाता है। नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन क्या कहलाता है? वहन क्षमता, जैविक क्षमता, पर्यावरणीय प्रतिरोध या फिर जनसंख्या आकार? तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है वहन क्षमता। ठीक, नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन ही वहन क्षमता कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? तो सामान्य वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? ये होता है 5.6। ठीक है, 5.6 इसका पीएच मान होता है। अगला प्रश्न देखिए, सोलर सेल की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? सोलर सेल की कार्यप्रणाली किस प्रभाव पर आधारित है? लेजर टेक्निक, टिंडल प्रभाव, तापीय उत्सर्जन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या है इसका प्रभाव दोस्तों? इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों जो सोलर सेल है, इसकी जो कार्यप्रणाली है वो होती है फोटोवोल्टिक प्रभाव पर आधारित होती है। ठीक है, फोटोवोल्टिक प्रभाव होता है, उस पर ही आधारित होती है। तो इस तरह से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है, मतलब कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आहार के उस घटक को नामित कीजिए जो कि उसी रूप में आत्मसात होते हैं या फिर
जिनका पाचन होता है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वसा, प्रोटीन, शर्कराएं या फिर विटामिन, तो इसका राइट आंसर है विटामिन। तो विटामिन दोस्तों जिस रूप में होते हैं उसी रूप में क्या हो जाते हैं, ये इनका पाचन होता है, आत्मसात होते हैं। बाकी क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। ठीक, वसा कन्वर्ट होती है, प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं, शर्कराएं कन्वर्ट होती है, लेकिन विटामिन उसी रूप में क्या हो जाते हैं, पाचित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भूगर्भीय समय स्केल के अनुसार किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई। अब ये भी प्रश्न एक ऐसा है जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग तरीके से ये पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है सीनोजोइक। सीनोजोइक युग में ही मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी नहीं है, मतलब कौन सी है, पहले मैं आपको बता दूं, जलवाष्प है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक, लेकिन ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पूरा जलवायु पेलियो क्लाइमेट का अध्ययन किया जाता है। पेलियो क्लाइमेट का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, पूरा जलवायु का। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन आप देख लीजिए। वृक्ष वलय द्वारा, बर्फ, सत्व यानी कोर द्वारा, झील के निक्षेप द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा। ठीक है, तो पेलियो क्लाइमेट का अध्ययन आप कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स आप इन सभी के द्वारा करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले जलवायु किस तरह की रहती थी, तो वृक्ष के वलय के द्वारा, बर्फ की जो कोर होती हैं, झील के जो निक्षेप हैं, इनके द्वारा आप इनका अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का विजेता कौन है। तो कौन है भाई, इंग्लैंड ना, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल हुआ था और बाद में इंग्लैंड को विजय मिली थी। तो इंग्लैंड कौन है, 2019 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेता हैं। अगला प्रश्न देखिए, डॉप्सन यूनिट निम्न में से किसको मापता है। तो डॉप्सन यूनिट के बारे में भी हमने पढ़ा था और अभी हाल में ही इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किया था। तो ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए डॉप्सन यूनिट का यूज़ किया जाता है। अब देख रहे होंगे कि कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और आपको बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय व संवेदनशील क्षेत्र है। मतलब कौन सा जनपद का समूह आपको बताना है जिसको भूकंप की स्थिति के अनुसार सबसे ज़्यादा सक्रिय संवेदनशील क्षेत्र है। अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, या फिर बागेश्वर और चमोली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बागेश्वर और चमोली। बागेश्वर और चमोली एक ऐसा समूह है जो कि भूकंप की स्थिति से बहुत ज़्यादा सक्रिय और संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, गुजरात के मोरबी डैम जलाशय फटने की घटना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो गुजरात का जो मोरबी डैम है दोस्तों, ये जब फटा था, ये हुआ था 1979 में ये फटा था और उस समय पर काफ़ी त्रासदी आई थी दोस्तों। इसको उस समय पे मच्छू बांध भी बोला जाता था, मच्छू बांध, कभी कभार ये भी हो सकता है मच्छू बांध। ठीक है, तो 11 अगस्त 1979 को ये घटना हुई थी और उस समय पर गुजरात का ये डैम था, बहुत अधिक बारिश के चलते फट गया था और काफ़ी जान माल को नुकसान हुआ था उस समय पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चेरनोबिल में 1986 में आई आपदा किस प्रकार की थी। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। चेरनोबिल में 1986 में जो आपदा आई थी दोस्तों, वो थी नाभिकीय आपदा आई थी। तो फ्रेंड्स, चेरनोबिल में 1986 में आई आपदा किस प्रकार की थी, एक परमाणु दुर्घटना थी, यानी कि एक नाभिकीय आपदा थी और 26 अप्रैल 1986 को ये आपदा आई थी। 1986 में 26 अप्रैल 1986 को, और ये जो जगह है वो है यूक्रेन में। ठीक है, तो यूक्रेन में क्या हुआ था कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास क्या हुआ था, फिर वहाँ पर क्या हो गया था, गैस का परमाणु दुर्घटना हो गई थी, मतलब रिसाव हो गया था, जिसके कारण काफ़ी जान माल को नुकसान हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत गंभीर घटना है जो उस समय की चेरनोबिल में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट किस वर्ष में क्रियान्वयन में आया। तो आपदा प्रबंधन एक्ट है दोस्तों, ये 2005 में क्रियान्वयन में आया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा
सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच है। तो सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच है वो सोडा कांच कहलाता है। ठीक है, जो सबसे सिंपल टाइप का जो कांच होता है उसको सोडा कांच बोला जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। निकट दृष्टि का तकनीकी नाम आपको बताना है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो जो निकट दृष्टि दोष है उसका तकनीकी नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम होता है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया ही निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि एक व्यक्ति है उसको निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं अच्छे से नहीं दिखाई जाती, तो उसको निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में उल्टा होता है कि आपको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई जाती, उसको क्या बोला जाता है? हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2019 में भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषित जिला है? अब ये प्रश्न दोस्तों उस समय का है, तो उस समय पर तो कानपुर इसका राइट आंसर था। अगर हम अभी की बात करें दोस्तों तो 2021 में भारत का सबसे प्रदूषित जिला है वो है गाजियाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बात करेंगे, अगर हम वायु प्रदूषित की बात करेंगे तो उसमें आपका कितना आ जाएगा? मतलब कि जो वायु प्रदूषित जिला की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन है? गाजियाबाद है इस समय पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर प्रोग्राम की त्रुटि को दर्शाता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई त्रुटि है तो उसको कौन दर्शाता है? बग, है ना। बग के द्वारा कोई कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि है उसको दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं, इसके अलावा सभी वसा में घुलनशील होते हैं। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, मतलब कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, मतलब कि विटामिन बी जल में घुलनशील है। इसके अलावा विटामिन सी भी जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए, डी, ई ये सब किसमें होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो भाई कौन सा है वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर आप भी ज़्यादातर इसको यूज़ करते होंगे, लिनक्स, फेसबुक, मोजिला फायरफॉक्स, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है मोजिला फायरफॉक्स, है ना। ये आपका एक वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र में जैसे गूगल क्रोम आ जाता है, मोजिला फायरफॉक्स आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओपेरा मिनी और यूसी ब्राउज़र, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनका हम ज़्यादातर अपने आम जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन यानी कि संप्रेषण का माध्यम नहीं है? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है और बड़े सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर सोचिएगा। निम्न में से कौन सा एक ट्रांसमिशन का माध्यम नहीं है? टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, मॉडेम या फिर माइक्रोवेव सिस्टम। तो संप्रेषण का माध्यम क्या नहीं है? तो इसमें से राइट आंसर है मॉडेम दोस्तों संप्रेषण का माध्यम नहीं है, जबकि टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल और माइक्रोवेव सिस्टम ये तीनों के तीनों संप्रेषण के माध्यम है। मॉडेम इसमें संप्रेषण का माध्यम नहीं है। निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर वैसे है होना चाहिए दोस्तों कंपाइलर, लेकिन आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। हालांकि इंटरप्रेटर का भी वही काम है, तो हो सकता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों इसके आंसर माने गए होंगे, तो इसलिए इस आंसर को डिलीट करके बोनस दिया गया है। ठीक है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय पर 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, इन दोनों का विलय हो गया है। तो अभी फिलहाल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, ये आप याद करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग करके वेब पेज को बना सकते हैं? तो HTML इसका प्रयोग करके आप नए वेब पेज को बना सकते हैं। तो क्या होता है HTML का फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, ज़्यादातर ये पूछा भी जाता है। तो HTML क्या होता है दोस्तों? जो वेब पन्ने होते हैं या और वेब आधारित ऐप बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो एक तरह से एक उसको बनाने वाली मार्कअप भाषा है। ठीक है, तो HTML बहुत ज़्यादा
इससे रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं। तो HTML के फुल फॉर्म में जनरली पूछी जाती है, क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखिए, एक बाइट निम्न में से किसके समतुल्य होता है? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, इसके ये समतुल्य होता है। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। केपलर के द्वारा ये खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह के लिए कौन सा कथन सही है? जो एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है उसके लिए कौन सा कथन सही है? इसका आवर्तकाल इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसकी गति में त्वरण नहीं होता, इसकी गति में त्वरण है, या फिर इसका आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसके गति में क्या होता है? त्वरण होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, कोई भी अगर एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह के लिए कौन सा कथन सही है, तो इसकी गति में क्या है? त्वरण है। ठीक है, इसकी गति में एक्सेलरेशन होता है, लेकिन गति क्या होती है? एक समान होती है, यानी कि एक सही त्वरण में वो घूमता रहता है। मतलब कि आपका एक समान गति का मतलब क्या है? कि जो उसका रेट इन द चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो उसका वेग में परिवर्तन की दर है वो एक समान है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? वेग में परिवर्तन की दर एक समान है, तो भी क्या है? वो गति एक समान है। ठीक, तो एक समान गति से वो क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो उसकी गति में क्या है? त्वरण है। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? कौन सा था? स्पुतनिक 1 पहला उपग्रह था। दोस्तों 1957 में सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 के नाम से जाना जाता है, जिसको कि सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते रहते हैं। ठीक है, भारत का कौन सा था? आर्यभट्ट था, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? कब हुआ था? 60, 62, 65 या फिर 69? तो इसका राइट आंसर है 62 में ये शुरू हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक, तो उन्हीं को ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक बोला जाता है। ठीक है, 1962 में ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, हेली का धूमकेतु अंतिम बार कब दिखाई दिया था? ये दिखाई दिया था 1986 में अंतिम बार ये दिखाया गया था। ठीक है, दिखाई गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी संचार व्यवस्था डाटा प्रेषित करने के लिए रेडियो सिग्नल या फिर इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर रहती है? रेडियो सिग्नल का यूज कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? वायरलेस, है ना। तो भाई कौन सी संचार व्यवस्था है डाटा प्रेषित करने के लिए रेडियो सिग्नल या इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर रहती है? वायरलेस सुविधा, है ना, वो रेडियो सिग्नल का यूज करते हैं। चेन्नई में सितंबर 2015 ईस्वी के अंतिम सप्ताह में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उत्तराखंड के लिए किसने 2 रजत पदक जीते थे? तो ये उस समय का प्रश्न है, इसका राइट आंसर था प्रेम कुमार। ठीक, तो अभी तो खैर उतने काम का नहीं है, लेकिन क्या पता फिर भी आ जाए। तो उस समय पर 2 पदक उनके द्वारा जीते गए थे। एकमात्र सैनिक जिसने भारतीय वायुसेना द्वारा 2013 ईस्वी की केदारनाथ आपदा में चलाई गई मदद की मुहिम में भागीदारी की थी, वह कौन थे? तो ये प्रश्न भी आ चुका है पहले, योगेंद्र राणा। ठीक है, एकमात्र असैनिक थे जिन्होंने उस समय पर वायुसेना द्वारा जो केदारनाथ आपदा में मुहिम चलाई गई थी उस समय पर भागीदारी इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, कवि वीरेंद्र डगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी फेमस है। वीरेंद्र डगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? कीर्तिनगर जनपद है टिहरी गढ़वाल, यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मिस दीवा 2018 का खिताब किसने जीता? तो देखिए उस समय का प्रश्न है, तो नेहल चुडासमा के द्वारा ये खिताब जीता गया था। अगर हम बात करें मिस दीवा 2020 की, तो इसका राइट आंसर है कि भाई जो मिस दीवा सौंदर्य प्रतियोगिता जो 2020 में बनी थी, तो वो थी एडेलाइन, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, एडेलाइन कैस्टेलिनो। ठीक है, ठीक है, तो एडेलाइन कैस्टेलिनो ये अभी की क्या कहते हैं विजेता रही हैं 2020 की। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 2020 की एडेलाइन कैस्टेलिनो इसकी विजेता रही हैं। और वैसे देखा जाए तो अभी 2021 का खिताब है वो आज ही है, कॉन्टेस्ट 30 सितंबर 2021 को आज होगा, तो पता लग जाएगा आज आपको कि मिस दीवा 2021 कौन बनेगा। ठीक है, तो ये आप
थोड़ा सा मतलब आज हम वीडियो बना रहे हैं तो 30 सितंबर 2021, क्या पता अभी शाम तक रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो उससे पता लग जाएगा मिस दीवा 2021 कौन बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। कत्यूरी शासकों की राजधानी थी कहाँ थी भाई? कार्तिकेयपुर थी, है ना। अगला प्रश्न देखिए, टिहरी रियासत के अंतिम नरेश थे। टिहरी रियासत के अंतिम नरेश कौन थे भाई? वो थे मानवेंद्र शाह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सिंधुश्री खुल्लर के बाद किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो भाई किसको किया गया था ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न ये। अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता है? हिमालय पार भ्रंश, मुख्य भ्रंश, मुख्य मध्य भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश या फिर हिमालय अग्र भ्रंश? तो इसका राइट आंसर है हिमालय अग्र भ्रंश इनको बोला जाता है। उत्तराखंड में जो शिवालिक श्रेणी होती है उनके दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को हिमालय अग्र भ्रंश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? उत्तराखंड में आप जान सकते हैं भाई ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या रहा होगा? ऑफ कोर्स जल विद्युत ऊर्जा, है ना। तो जल विद्युत ऊर्जा ही यहाँ की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जल से बनी हुई ऊर्जा ना। अगला प्रश्न देखिए, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं से, भूतपूर्व सैनिकों से, राज्य आंदोलनकारियों से या फिर दिव्यांगजनों से? तो इसका राइट आंसर है गर्भवती महिलाओं से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, मालपा पिथौरागढ़ में भूस्खलन की त्रासदी कब घटित हुई थी? तो ये प्रश्न भी अगेन रिपीट हुआ है। अभी हाल में ही जो परीक्षा हुई थी सचिवालय सुरक्षा गार्ड की, तो उसमें भी प्रश्न आया था। अगस्त 1998 में ही मालपा के भूस्खलन की घटना हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के 14वें वित्त आयोग द्वारा निम्न में से किस मानक को राज्यों के साथ कर बंटवारे हेतु 7.5% का भार निर्धारित किया गया है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत के 14वें वित्त आयोग के द्वारा किस मानक को राज्यों के साथ कर बंटवारे हेतु 7.5% का वेटेज दिया गया है? जनसंख्या को, जनांकीय परिवर्तन, क्षेत्रफल या फिर वन आच्छादन? तो वन आच्छादन एक और पैरामीटर है जिसको दिया गया है। 7.5% का इसको वेटेज दिया गया है। ठीक है, भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार राज्यों की को प्राप्त केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी कितनी है? वैसे तो दोस्तों ये ओल्ड हैं ये सारे प्रश्न, बट फिर भी मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, ये है 1.05%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में अधिक है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर झारखंड? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा का है 978। ठीक है, 2011 के अनुसार। उत्तराखंड का कितना था? 963। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 2000, 2002, 2006, 2010? तो इसका राइट आंसर है 2006 में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट भारत में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा देश 2018 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का विजेता था? तो इस प्रश्न को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया क्योंकि 2018 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित नहीं किया गया था, ये किया गया था 2017 में। ठीक है, और 2017 में इसका विजेता था इंग्लैंड। ठीक है, और 2018 में किया गया था आईसीसी महिला क्रिकेट T20 विश्व कप जिसका विजेता था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब स्टार्ट की गई थी? अगस्त 2014 में इस योजना को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा की कितनी राशि मिलती है? तो इसका राइट आंसर है कितना? 2 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी काफ़ी आता रहता है, तो क्या हो जाएगा भाई? डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किन प्राधिकारियों में से कौन एक मौलिक अधिकारियों पर युक्ति संगत रोक लगाने के लिए प्राधिकृत है? तो आप ये बताइए क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? कौन एक मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगाने के लिए प्राधिकृत है? ऊपर अभी हमने पढ़ा था ना आपातकालीन के दौरान, तो भाई कौन है? संसद। ठीक, संसद क्या कर सकता है? युक्ति संगत रोक लगाने के लिए प्राधिकृत है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधायिका के उच्च सदन
विधान परिषद का गठन और इसकी समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधायिका के उच्च सदन की गठन और इसकी समाप्ति किसके द्वारा की जाएगी? अभी हमने ऊपर इसके बारे में भी डिस्कस किया था, तो ये की जाएगी भारतीय संसद के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? प्रशासन में पारदर्शिता का संवर्धन, प्रशासनिक कार्यकुशलता एवं जिम्मेदारी का संवर्धन, प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? तो वो कौन करती है दोस्तों? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत में बेरोजगारी और रोजगार के जितने भी आंकड़े हैं इनका क्या करती है? वो आकलन करती है, NSSO। ठीक है। अभी देखा जाए तो जो CSO है और NSSO है, इन दोनों को मर्ज करके NSO बना दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसको बोला जाता है। ठीक है। तो इन दोनों का भी मर्जन हो गया है। ये क्या है? CSO सेंट्रल केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और NSSO इन दोनों को मर्ज करके NSO बना दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया है। ठीक है। तो अभी फिलहाल ये आएगा इसका राइट आंसर, NSO। ठीक है। लेकिन फिर भी सर्वे का काम कौन करेगी? NSSO ही करेगी। ठीक। तो ये थे फ्रेंड 100 क्वेश्चन। अब इसके आगे सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो ECF का ये प्री पेपर था जो कि 2019 में आयोजित किया गया था। आई होप कि आपको ये प्रश्न पेपर समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।